4 जून 2024 को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारतीय राजनीति के उस परिदृश्य को काफ़ी हद तक बदल दिया जो साल 2014 के चुनावी नतीजे आने के बाद से चला आ रहा था। जहां एक ओर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी महज 240 सीटों तक सिमट कर रह गई, तो वहीं दूसरी ओर तमाम कोशिशों के बावजूद इंडिया अलायंस के रूप में विपक्ष मजबूत तो हुआ, लेकिन ये गठबंधन भी बहुमत से दूर रह गया। बहरहाल नई सरकार का गठन होता है और इसके साथ ही 2014 से मोदी सरकार के नाम से चली आ रही सरकार का भी नामकरण हो जाता है और इसे एनडीए सरकार कहा जाता है। मोदी सरकार से एनडीए सरकार की तब्दीली अपने साथ कुछ सवाल लेकर आती है। इन सवालों में अहम सवाल ये उठता है कि गठबंधन की मजबूरी और विपक्ष की मजबूती के बीच क्या पीएम मोदी उसी अंदाज से काम कर पाएंगे जिस अंदाज से वो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले लोकसभा के नंबर पर अगर एक नज़र डालें तो जहां एक और एनडीए अलायंस के पास 293 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा है, तो वहीं विपक्ष के पास 234 सीटों का आंकड़ा है। ऐसे में अगर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए ये कहा जाए कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों, मैं आपको इसके 5 मुख्य कारण बताता हूँ। पहला, संसद में नेता प्रतिपक्ष की एंट्री। 2014 से 2019 तक पीएम नरेंद्र मोदी को सदन में भले ही विपक्ष का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके सामने नेता प्रतिपक्ष नहीं था। इसकी वजह थी किसी भी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष के लिए पर्याप्त सीटों का ना ला पाना। पीएम नरेंद्र मोदी को 10 साल सदन में इस चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहले ही दिन बीजेपी और पीएम मोदी पर जिस अंदाज में गरजे, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि राहुल गांधी सदन में पीएम मोदी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी पर उसी अंदाज में पलटवार किया, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में पक्ष विपक्ष का ये रूप पहली बार नजर आया है। दूसरा, क्या ये गठबंधन 5 साल टिकेगा? एनडीए सरकार के गठन के बाद से ही सत्ता के गलियारों में इसकी चर्चा खुलकर है कि क्या ये गठबंधन 5 साल टिक पाएगा, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए कोई भी इसकी गारंटी नहीं ले सकता। हालांकि नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि अब वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही जाति जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये भी जेडीयू और नीतीश कुमार की ऐसी मांगे हैं जिन्हें वह छोड़ना नहीं चाहेंगे। सिर्फ यही नहीं, एनडीए गठबंधन के अन्य मुख्य दल टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू तो साल 2018 में कुछ अन्य मुद्दों समेत आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा ना दिए जाने का कारण बताकर एनडीए से अलग हो गए थे। गठबंधन के इन साथियों को साथ लेकर चलना पीएम मोदी के लिए एक कठिन चुनौती होगी, खासकर तब जब बीते 10 सालों में उन पर इस तरह का कोई दबाव ना रहा हो। तीसरा कारण, संसद में विपक्ष की मजबूती। 2014 से 2019 के बीच कमजोर विपक्ष होने के कारण पीएम मोदी की सरकार आसानी से कोई भी बिल पास कराकर कानून बनाने में सक्षम रही है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पीएम मोदी के दिए गए पहले ही भाषण में विपक्ष के भारी हंगामे ने ये साबित कर दिया है कि इस कार्यकाल में विपक्ष संसद में सरकार को जमकर घेरने की तैयारी में है। पीएम मोदी और उनकी सरकार के लिए संसद में विपक्ष की भारी संख्या भी बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आएगी। ये भी बीते 10 सालों से अलग होगा। चौथा कारण, चुनावी नतीजों का असर। संसद में पहले ही दिन अखिलेश यादव का अयोध्या से जीते अवधेश प्रसाद को पहली कतार में बिठाना और राहुल अखिलेश का अवधेश प्रसाद के जरिए पीएम मोदी पर हमला करना उन्हें असहज करने की कोशिश का एक उदाहरण था। दोनों नेता अवधेश प्रसाद के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी को यह आभास कराना चाहते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को उन्हीं के ग्राउंड पर मात दे दी है। अयोध्या की हार बीजेपी के लिए वो आग है जिसकी ताप पीएम मोदी तक आनी लाजमी है। अमेठी की हार भी इंडिया अलायंस के लिए संजीवनी है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये चुनावी नतीजे पीएम मोदी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। पेपर लीक, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर बचाव और घेराव। नीट से लेकर नेट यूजीसी के पेपर में सामने आई अनियमितताओं ने विपक्ष को सरकार को घेरने का भरपूर मौका दिया है।
सरकार के लिए पेपर लीक जैसी समस्याओं से निपटना एक चुनौती हो गया है। विपक्ष इसे सीधे पीएम मोदी से जोड़कर उनकी मुश्किलें बढ़ाने की भरपूर कोशिशों में है। सिर्फ यही नहीं, अग्निवीर जैसी योजना जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर युवा खुद ही बड़े स्तर का विरोध दर्ज करा चुके हैं, ऐसे में ये मुद्दे विपक्ष को एक ऊर्जा देने का काम करेंगे जो पीएम मोदी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रह सकता है। पीएम मोदी को किसान आंदोलन के बाद एमएसपी पर बने कानून वापस लेने पड़े थे। यदि पीएम मोदी युवाओं को आश्वस्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सरकार को इन मुद्दों पर बैकफुट में आना पड़ सकता है, जो उनकी कार्यशैली के एकदम उलट होगा। ये ऐसे कुछ मुख्य कारण हैं जो इसका संकेत देते हैं कि पीएम मोदी का ये कार्यकाल उनके बीते 10 सालों के कार्यकाल से कैसे अलग रहने वाला है। लेकिन चाहे ओम बिरला को स्पीकर नियुक्त करने का फैसला हो, कैबिनेट का गठन हो या भारतीय न्याय संहिता कानून को अमल में लाना हो, बीजेपी और पीएम मोदी ने इसे उसी अंदाज में लागू किया जैसे वे अब तक करते चले आए हैं। विपक्ष की डिप्टी स्पीकर की मांग के सामने ना झुकना, सभी अहम मंत्रालय बीजेपी के खेमे में ही रहना और विपक्ष पर उसी आक्रामक अंदाज में उनके हमले ने इस बात को दर्शाया है कि भले ही विपक्ष कितना भी मजबूत हो, लेकिन पीएम मोदी मजबूर सरकार के सरगना नहीं दिखने वाले हैं।